हम सबको पता है कि जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। रुकावटों का सामना करना ही सबसे बड़ी सफलता है। सेंस को जगाने के बाद इंट्यूशन पावर हम बढ़ा सकते हैं। 5 सेंसेस हमें 6 सेंस की ओर लेकर जाता है। अभी ये ख्याल आया, वो सिर्फ एक ख्याल है या इंट्यूशन है, वो डिफरेंस कैसे पता चले? रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ख्याल ही नहीं आता कि ये ख्याल है या इंट्यूशन है। सो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक लैंग्वेज है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की। तो किस तरह से सही गुरु का, सही मेंटर का चुनाव करना चाहिए? आपकी इंट्यूटिवनेस ही आपको बताएगी कि आपके गुरु कौन हो सकते हैं। आप हर दिन टूल बनकर ये जिंदगी जी रहे हो, तो वो कैसे और अच्छी तरह से हम सभी लोग जी सकते हैं? एक बार जब आप अनुभव कर लेंगे अपने सत्य का, तो हर सांस में आप उसे जी पाएंगे। मेडिटेशन क्यों करना इम्पोर्टेंट है? आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होगी, जो आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को, आपकी मैच्योरिटी को बेहतरीन बनाएगी। आज के दौर में सभी लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट शायद वहाँ पे काफ़ी लोगों से, मुझसे या सभी से कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी होती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस भी आते हैं। सो आज के दौर में जहाँ पे हम सब लोग इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, वहाँ शायद हम कर्म के सिद्धांत को या तो जान रहे हैं या उसको पीछे छोड़कर हम आगे जा रहे हैं। बल्कि हम सबको पता है कि जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। सो जो भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम, तकलीफ आ रही है, उसको और कम करके सक्सेस की ओर आगे जाने के लिए ये कर्म के सिद्धांत को किस तरह से हम समझे और उसको जीना शुरू करें। सफलता पाने के लिए रुकावटें तो आएंगी, पर वो रुकावटों का सामना करना ही सबसे बड़ी सफलता है। सफलता पाना हर कोई चाहता है, पर उसमें एक थिन लाइन होती है कि आप स्वार्थ से सफलता पाना चाहते हैं या आप सत्य से सफलता पाना चाहते हैं। आप देखते हैं अपने आसपास दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए गलत चीज़ों का रास्ता अपनाते हैं। वो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और जानबूझकर करते हैं, अनजाने में नहीं करते, जानबूझकर करते हैं और फिर वो सफलता पाते हैं। पर क्या लगता है, ऐसी सफलता क्या लंबे वक्त तक साथ निभाएगी? और अगर चलो पैसों की सफलता या सुख सुविधाओं की सफलता लंबे वक्त तक रही भी, पर क्या वो रात को चैन की नींद सो पाएगा? क्या वो अपने आप को आईने में नज़रों से नज़रें मिला पाएगा? क्या वो अपने आप के साथ उस सच के साथ जी पाएगा? शायद नहीं। तो जब बात आती है कर्म के सिद्धांत की, तो कर्म का सिद्धांत तो हमें सिर्फ इतना ही कहता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये हमने सुना है, पर कर्म करते वक्त ही आपका इतना ज़्यादा फोकस होता है कि वो फोकस आपको उस कर्म के फल के बारे में भी सोचने की फुर्सत नहीं देता। और आपके एफर्ट्स जब इतने ज़्यादा आप देना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। सो सफलता सत्य के साथ अगर मिलेगी, तो वो आगे की जनरेशन भी एक्सपीरियंस कर पाएगी, क्योंकि चाहे पैसा आगे की जनरेशन रिसीव कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं, पर संस्कार जो उनके डीएनए तक, अंदर तक असर करेंगे, वो देख भी रहे हैं आपके बिहेवियर को। आपके बच्चे वो सीख भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग भी हो रहा है। सो सफलता स्वार्थ से पानी है या सफलता सत्य से पानी है, ये चुनाव तो हमेशा इंसान का रहेगा और उसमें रुकावटें आएगी ही आएगी अगर आपने सत्य से सफलता पाने का चुनाव किया है तो। बट वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि सफलता चाहे छोटी हो, पर उसे पाने का जो संतोष है वो बहुत बड़े लेवल का होगा। सो कर्म का सिद्धांत सिर्फ हमें इतना कहता है कि हमें कर्म इतने फोकस के साथ करना है, इतने ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं, और एफर्ट्स देते वक्त हमें और कुछ भी नहीं सूझ रहा, केवल और केवल वो हमारा एक निजानंद बन रहा है, मैं कर्म कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, कोई माँ है जो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो उस माँ का उस खाने को बनाने का कर्म करना,
उसमें वो अपना प्यार डालती है, अपनी करुणा, अपनी ममता डालती है, फिर वो खाना उस बेटे को अच्छा ही लगेगा और उसके बॉडी में वो उसको इनफ न्यूट्रिशन भी देगा, चाहे वो खाना कैसा भी बना हो, उसका टेस्ट निखर जाएगा। क्योंकि कर्म करते वक्त स्टेट ऑफ बीइंगनेस जो थी कर्ता की, वो इतनी ज़्यादा गहरी थी कि कर्म का फल तो कर्ता को भी मिलेगा और जिसके लिए किया गया था, जिसके लिए खाना बनाया गया था, उसे भी खाना बेहद पसंद आएगा। सो कर्ता जब कर्ता होके भी अकर्ता बन जाता है कर्म करते वक्त, तो उस कर्म के फल की चिंता उस कर्ता को भी नहीं करनी पड़ती। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिकली अपने लाइफ के एफर्ट्स देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। मैम, जैसे कि ये जो हमारा बॉडी है पंच महाभूत से बना हुआ है और हम जानते हैं कि हमारे साथ 5 सेंसेस है। सो उसका क्या इम्पोर्टेंट है और उस सेंस को जानने से क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि हम जानते हैं कि हमें करनी चाहिए और हम जानते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए, पर कुछ चीज़ों को जानने के बावजूद हम कर नहीं पाते और जानने के बावजूद हम छोड़ नहीं पाते। तो इसका बहुत बड़ा रूट कॉज जो है, जो रीज़न है, वो हमारी सेंसेस के ऊपर की मास्टरी की कमी है। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आज से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँगा, पर जब आपकी कोई मनपसंद चीज़ आपके सामने आ जाती है तो वो खाने को देखकर आपके अंदर की इंद्रियां आपकी बुद्धि को कह रही है यार इतना तो चलता है। ये जो आता है ना भाव अंदर से, एक विचार, एक छोटा सा थॉट ही है कि यार इतना खा लेता हूँ, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा चख लेता हूँ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें जो सेंसेस दी गई है उसका एक्सट्रीम उपयोग शायद हमने अब तक नहीं किया है, या उसकी अवेयरनेस ही हमें किसी ने बताई नहीं है। हमारी 5 इंद्रियां और पंच महाभूत का हम जो संगम है उसके बारे में अगर हमें बचपन से समझाया गया होता तो शायद आज हमारा बिहेवियर अलग होता। हमारा अपब्रिंगिंग और हमारा नर्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पर्सनालिटी के नरिशमेंट के लिए। सो आज हम जैसे भी हैं या जो भी बिहेव करते हैं या जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे नर्चरिंग का। सो पंच महाभूत तो हम हैं, हमारी 5 सेंसेस भी है, पर हमारी 5 सेंसेस के ऊपर अगर मास्टरी ज़्यादा आएगी तो वो मास्टरी हमें लाइफ के बहुत सारे अचीवमेंट्स की ओर लेकर जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे फोकस की बात करें, हमें नज़रें दी गई है, विजन मिला है हमें, पर मैं अभी आपकी ओर देख रही हूँ, ठीक है, आपके पीछे कुछ पेड़ पौधे भी है, कुछ ग्रे कलर का बैकग्राउंड भी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ देखूं तो मैं सब कुछ देख पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने अपने माइंड को समझा के रखा है कि मुझे अपनी देखने की सेंस को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपकी आंखों के प्रति, जैसे अर्जुन को पूछा गया था तो उसे मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, उसे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपका फोकस डिसाइड करता है कि आप उस सेंस के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, और जब आप फोकस के साथ उस सेंस के साथ कनेक्ट होना सीखेंगे तो वो सेंस आपको ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगी, वो सेंसेस जो शायद आपकी बुद्धि या आपकी समझ प्रैक्टिकली आपको नहीं बताते। उसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। डॉग होता है ना, डॉग, उसकी सेंसेस बहुत पावरफुल होती है। उसके पास जो सिक्स्थ सेंस है, जो महसूस करने की, जो सूंघने की क्षमता है, वो चीज़ों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, या किसी भी चोर को या किसी भी गुनहगार को तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन इंसान के अंदर भी वो सिक्स्थ सेंस और 5 सेंसेस की मास्टरी ऑलरेडी दी गई है, बस उसको पता नहीं है उसे कैसे एक्सेस करना। अगर हम अपनी 5 सेंसेस की मास्टरी लेना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी में कौन सा डिसीजन लेना, कहाँ हमें अटकना, कहाँ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे। और बात रही पंच महाभूत की, कोई कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, बस पैसे की कमी है, रिश्ते भी है, अच्छा सुकून भी है, मैं शांति भी महसूस कर पाता हूँ, बस घर में वो फ्रीक्वेंसी नहीं है उतनी ज़्यादा पैसों की, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अधूरी हैं। कोई कहेगा कि मेरे पास पैसा भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सफलता भी है, बस अच्छे रिश्ते नहीं है। कोई कहेगा पैसा भी है, परिवार भी है, मन की शांति नहीं है। लाइफ के हर एक पिलर में वो 5 एलिमेंट्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक भी एलिमेंट जब
थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, लाइफ में चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कोई इश्यू है तो हमें चेक करना है कि क्या हमारे अंदर का फायर एलिमेंट बैलेंस में है। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या हमारे अंदर का एयर एलिमेंट बैलेंस में है। हर तत्व हमारे बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्टेड है। जितनी सेंसेस के द्वारा हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उतना ही उस डेटा और इन्फॉर्मेशन का हम उपयोग कर पाएंगे अगर हमारे अंदर वो पंच महाभूत का समत्वम होगा। तो ये दोनों, मानो कि पंख है, एक पंख है तो काम नहीं चलेगा, दोनों पंख चाहिए, पंच महाभूत भी चाहिए और 5 सेंसेस भी चाहिए। यानी कि हमारी इंद्रियों का जो मास्टरी है वो भी अगर हम लेना शुरू करें तो लाइफ में हम वहाँ तक तो उड़कर पहुँच ही जाएंगे और आसमान छू ही लेंगे जो शायद हमने नहीं देखा है। सो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछी, 5 एलिमेंट्स एंड 5 सेंसेस। ये 5 और 5 10 चीज़ों का संगम हो जाए तो हम अपने अंदर के परब्रह्म तक अवश्य पहुंच जाएंगे। मैम, जैसे अभी 5 सेंसेस की हमने बात की, तो क्या वो सेंस को जगाने के बाद इंट्यूशन पावर हम बढ़ा सकते हैं, या फिर इंट्यूशन पावर अलग है और ये 5 सेंसेस के जो पावर है वो अलग है? 5 सेंसेस हमें 6 सेंस की ओर लेकर जाता है। 6 सेंस कनेक्टेड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और इनर वॉइस, इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग जो हम अलग अलग नाम कहते हैं, वो हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चैतन्य, हमारी प्राण शक्ति उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। 5 सेंसेस की मास्टरी पहला कदम है, 6th सेंस की प्रैक्टिस दूसरा कदम है। और जब आप पहली चीज़ यानी कि 5 सेंसेस की मास्टरी पाना शुरू करते हैं, 6th सेंस की अवेयरनेस में आना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर की जो इनर वॉइस या इंट्यूटिव एबिलिटी है वो इतनी एनहेंस हो जाती है कि आपके साथ अगले पल क्या होगा वो आप आसानी से जान पाएंगे। आपके अपनों के साथ क्या होने वाला है वो आप सेंस कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन आपको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, वो आपकी ही अंतरात्मा आपको बता देगी। क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा आवाज़ और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना, कि हमें शायद ध्यान देने की फुर्सत या ध्यान देने का समझ किसी ने दिया नहीं है। अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करें तो 6th सेंस से हम अपनी इंट्यूटिवनेस के साथ कनेक्ट होंगे, और हमारी इंट्यूटिव एबिलिटी हमें अपने भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट बनाएगी, और वही अलर्टनेस हमारे ज़िंदगी के डिसीजन को सही राह पर लाएगी। अभी ये ख्याल आया, वो सिर्फ एक ख्याल है या इंट्यूशन है? वो डिफरेंस कैसे पता चले? इंट्यूशन और थॉट के बीच का डिफरेंस कैसे पता चले? सो इंट्यूशन और थॉट के बीच का डिफरेंस तभी पता चलेगा जब आप उसे रिसीव कर रहे हैं, तब आपके आसपास के वाइब्रेशन, आपके ऑरा की एनर्जी, आपके फीलिंग्स जो है फिजिकल लेवल के, वाइब्रेशनल लेवल की फीलिंग, टिंगलिंग, गूस बम्स या खुशी की लहर या कोई भी एनर्जी को रिसीव करने वाली इफ़ेक्ट, अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो फॉर श्योर वो आपका इंट्यूशन है। और अगर आप ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आपको लग रहा है कि ये आपका इंट्यूशन है, तो एक्चुअली वो इंट्यूशन नहीं है, वो आपका थॉट है। लेकिन ये पता तब चलेगा जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ख्याल ही नहीं आता कि ये ख्याल है या इंट्यूशन है। फिर वो इतना सहज हो जाता है कि वो आपके अस्तित्व का अंग बन जाता है। सो वाइब्रेशन क्या है, और उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ और जानना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में हम और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। हम सांसें लेते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें सफोकेशन फील होता है, तो हम क्या करते हैं, खिड़की खोल देते हैं ताकि हम नेचुरल एयर को महसूस कर पाए। तो हमारे अंदर कुदरत ने एक सिस्टम डाली है जिस सिस्टम का नाम है वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन हमें उस चीज़ों के प्रति, उस इंसानों के प्रति हमें क्या अवेयरनेस रखनी है, या वो चीज़ या वो इंसान हमें कितना फ़ायदा दे पाएगी या तो वो हमारा कितना नुकसान करवाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका डेटा वो सिस्टम हमें पहले से दे रही है। बस, तो वो सिस्टम का नाम है वाइब्रेशन। और अगर आपको ट्यून इन करना आ गया वाइब्रेशन के साथ, तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि वाइब्रेशन से आपको सच भी पता चल जाते हैं। वाइब्रेशन से आप किसी जगह पर पैर रखो, उस जगह पर
100 साल पहले, 200 साल पहले या 500 1000 साल पहले भी क्या हुआ था, वो इतिहास, वो जगह आपको वाइब्रेशन के थ्रू बता देगी। उस जगह के बारे में भी आप अगर ये जान सकते हो तो आप किसी को मिलोगे और वो आपसे कुछ छिपा रहा है, उसके वाइब्रेशन आपको वो बता देंगे कि उसने कौन सी ज़िंदगी जी है, उसने कैसे कर्म किए हैं, वो कौन से किरदार का मालिक है और उसका पास्ट क्या रहा है। सुनने में ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा या ख्याली पुलाव लग सकता है, बट आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की तो ये हकीकत है जो हम दोनों जी रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल कॉस्मिक कोचेज़ हैं जो जी रहे हैं इस सच को। हमारे संत महात्माओं ने बहुत सारी तपस्या करके, अलग अलग धर्मों के गुरुओं ने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच में हमें समझाने की कोशिश की थी, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं पर हम वो नहीं सुन रहे हैं जो हमें एक्चुअली सुनना चाहिए। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो हमारी इंसानियत को बढ़ाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें अंधश्रद्धा, ख्याली पुलाव या तो बहुत बड़ा झूठ या तो कोई स्कैम लगती है, बट वो इंसान की ही अंदर की इनर एबिलिटी है जो ऊपर वाले ने हमें पहले से दी है। वाइब्रेशन एक लैंग्वेज है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने की, और अगर वाइब्रेशन की लैंग्वेज को समझना हम सीख लें तो हम जगह के पास्ट को, उसके इतिहास को, उसके प्रेजेंट को और उसके फ्यूचर को, चाहे वो वस्तु का है, जगह का है या इंसान का है, हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे जो शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा है। मैम, आज के दौर में हम सभी को पता है कि अगर सही कोई मेंटर मिले, अगर सही कोई गुरु मिले जो हमें सत्य के मार्ग पे ले जाए, या फिर कहूँ तो हमारे अंदर की शक्तियों को जगाए, तो किस तरह से सही गुरु का, सही मेंटर का चुनाव करना चाहिए जिससे हम हमारी ज़िंदगी में एक नई जर्नी शुरू कर सके, या तो फिर जो भी चैलेंजेस है उसे उनकी बताई हुई या उन्होंने जो सिखाया उसको फॉलो करके हम और आगे बढ़ सकें। ये जो दुनिया है ना अभी, उसमें सच से ज़्यादा झूठ बिक रहा है। सो सबसे पहले तो सच को समझना और उस सच के द्वारा किसी और की पहचान करना, यह टास्क है। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको अपना मेंटर चुनो जिन्होंने सच में बिजनेस में सक्सेस पाई है, ना कि उनको जो बिजनेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। क्योंकि एडवाइस देना चैट जीपीटी भी कर लेगा, एआई का ज़माना है ना। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी अच्छी बातें तो कोई भी कर लेगा। बातें क्या हो रही है और कौन कर रहा है, उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बातें हो रही है और जो इंसान वो बातें कर रहा है, क्या वो उन बातों को जी रहा है। सो मेंटर का चुनाव कैसे करना बहुत ही आसान है। आप ज़िंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी अगर कोई पहुँच चुका है तो आपको उसके साथ जुड़ जाना है। पर मैंने पहले ही कहा कि सच से ज़्यादा झूठ बिक रहा है, और इतनी आसानी से बिक रहा है कि हमें सोने के अंदर और पित्तल के अंदर फ़र्क कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए अपनी बुद्धि का नहीं, उसके लिए अपनी इंट्यूशन की एबिलिटी का आपको उपयोग करना है। आपकी इंट्यूटिवनेस ही आपको बताएगी कि आपके गुरु कौन हो सकते हैं। और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बाहर का इंसान आपका गुरु बन सकता है, बट अल्टीमेटली तो आपको आपके गुरु आप ही के अंदर से मिलेंगे, जिसे मैं सद्गुरु कहती हूँ। किसी का नाम नहीं ले रही हूँ मैं अभी यहाँ पर। सद्गुरु का मतलब है अपने अंदर के सद्गुणों को जानना, अपने अस्तित्व को, अपनी इंसानियत को पहचानना, आपका सच जानना कि आप कौन हैं, आप कितने सक्षम हैं, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, और ऑटोमेटिकली अपनी उस इनर वॉइस के साथ कनेक्ट होना जो आपके अंदर के सद्गुरु हैं। सो बाहर की ज़िंदगी में मेंटर ढूंढना वो पहला कदम है, पर अपने आप को मेंटर बनाना और अपने अंदर के उस सद्गुरु के साथ कनेक्शन डेवलप करना वो एक्चुअली रियल दूसरा कदम है जो आपको मदद करेगा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और वो रुकावटों को दूर करने के लिए जो रुकावटों को दूर करने का गाइडेंस शायद आप किसी और से पाना चाहते हैं। क्योंकि बाहर के मेंटर आपकी जितनी भी मदद करे, सही मेंटर वही होता है जो आपको आपके अंदर से आपके गुरु के साथ आपको मिलाने के लिए निमित्त बन पाए। मैम, जैसे मैं आपको
पिछले 3 साढ़े 3 साल से जानता हूँ और काफ़ी बार आपने सेशन में अपने बारे में भी बताया है। सो आप इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हो, उस ज़िंदगी को आप जी रहे हो। सो सबसे पहले कि आपको कब ये पता चला कि ये स्पिरिचुअलिटी में मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ आप हर दिन उसे जी रहे हो। मतलब एक नॉर्मल इंसान, फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं कुछ मिनट, कुछ घंटे या 1 या 2 दिन उस पॉजिटिविटी के साथ जीता हूँ, बट उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल लाइफ होती है तो वापस फिर वो मेडिटेशन करना, उस जोन में जाना। जबकि आप हर दिन टूल बनकर ये ज़िंदगी जी रहे हो, तो वो कैसे और अच्छी तरह से हम सभी लोग जी सकते हैं। ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, उसके साथ जीना उससे भी ज़्यादा आसान है। ज्ञान या आध्यात्मिकता कोई बाहरी चीज़ नहीं है। जब मुझे पता चले कि मैं लड़की हूँ, तो क्या मुझे कोशिश करनी पड़ेगी? अपने आप को हर पल मुझे याद करवाना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ? नहीं, ये मेरी रियलिटी है। आपको पता है कि आप किसी के पिता हैं, तो क्या एक भी पल ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी का जब आप भूल जाएं कि आप किसी के पिता हैं? एक भी पल होगा? नहीं होगा, राइट? सो आपको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आपकी हकीकत है। सो आध्यात्मिकता या सच्चाई, या आप जो भी नाम उसे देना चाहे, जो रियलाइजेशन है सेल्फ के प्रति का, इंसानियत के प्रति का, वो जब आपकी सच्चाई बन जाएगी, वो जब आपकी रियलिटी बन जाएगी, तो आपको उसे याद करने की या उसे जीने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप उसे ऑलरेडी जी रहे हैं, क्योंकि वो आपका सच है, वो आपकी हकीकत है। स्त्री वो एक हकीकत है, पुरुष एक हकीकत है, पिता एक हकीकत है, माँ एक हकीकत है। हम अपने आप को याद नहीं करवाते कि हम इंसान हैं। हमारा बिहेवियर बता देता है, हमारे मोह के द्वारा, हमारे अंदर के संबंधों के प्रति के प्यार के आकर्षण के द्वारा पता चल जाता है कि हम इंसान हैं। हम किसी की मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो पता चल जाता है कि हम इंसान हैं। सो सिमिलरली, जितना सहज है इन बातों को रेगुलरली सुनना, उससे भी ज़्यादा सहज है एक बार जब आप अनुभव कर लेंगे अपने सत्य का, तो हर सांस में आप उसे जी पाएंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में छोटी छोटी बातों पे शायद सबको गुस्सा आ जाता है, या फिर क्या करना क्या नहीं करना वो पता नहीं चलता। और हम एक शब्द सुनते हैं हर दिन कि मेडिटेशन करो, जिससे आप इन सब से, मतलब जो भी गुस्सा है उसको आप कम कर सकते हो, या फिर अपने अंदर की शक्तियों को आप जागृत कर सकते हो। तो फिर इसके लिए क्या करना और किस तरह से मेडिटेशन को शुरू भी करना, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता मेडिटेशन कैसे करें या फिर क्यों करना इम्पोर्टेंट है। गुस्सा आता है क्योंकि अंदर कुछ बदलाव आया है। उस बदलाव के ऊपर हम काबू पाना चाहते हैं। एक स्टेज होता है गुस्सा करना, उसके ऊपर होता है काबू करना। पर मेरे लिए वो दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है। गुस्सा करना वो एक स्टेज है, काबू करना वो दूसरा स्टेज है। बट तीसरा स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि गुस्सा आ भी रहा है और उसे काबू किए बगैर संयम के साथ उसके ऊपर हम मास्टरी पाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम दबा देते हैं, सप्रेस करते हैं ना, वो तो और भी ज़्यादा उछल के बाहर आती है। तो उसको काबू नहीं करना होता है, वो आए ही नहीं, उस दिशा में हमें एफर्ट्स लगाने हैं। सो पहले और दूसरे स्टेज को क्रॉस करते हुए कुछ ऐसी ज़िंदगी जीना हमें शुरू करनी है जहाँ पर वो आए ही नहीं, और अगर आ भी रहा है गुस्सा, तो वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। हम उसके ऊपर इतने ज़्यादा नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वो हम पर हावी नहीं हो रहा है, ऊपर से हमारा संयम उसके ऊपर हावी हो चुका है। और ये कराने में, ये जितना सुनने में आसान लगता है, एक्चुअली वो हो सकता है, पर उसके लिए हमें मदद करेगा मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, आप थॉटफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मौन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने विचारों के ऊपर विचार करना, ये भी एक तरीका है। सो आपको जो भी तरीका कंफर्टेबल लगता है, बस शुरू करना है। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते,
और अगर आप बिल्कुल अनजान हैं मेडिटेशन के बारे में, सिंपल, चाहे आप ट्रैफिक में हैं या अपने घर पर हैं, अपनी ऑफिस में हैं या किसी शॉपिंग मॉल में हैं, आप जहाँ पर भी है, पूरे दिन में मिनिमम 2 से 3 बार कोशिश करें कि आप चाहे आंखें खुली रखें या आंखें बंद करें, लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू कर दें। और जब आप लंबी और गहरी सांसें ले रहे हैं, अपने अंदर जो चल रहा है, जो थिंकिंग है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, कुछ प्लानिंग है, कुछ लॉजिकल क्रिएटिव थिंकिंग है, कुछ भी है, बस उसको ऑब्जर्व करो। और कितना अद्भुत रहेगा कि एक मन है जो सोच रहा है और आपका अस्तित्व है जो मन को देख रहा है कि मन सोच रहा है। और जब मन यानी माइंड कुछ सोच रहा है और आपकी एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व जब आपके माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होगी और आपके ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद आना शुरू होगी, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा, जो आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को, आपकी मैच्योरिटी को बेहतरीन बनाएगी। वो हर दिन जब आप ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा नहीं कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, एनर्जी आई नहीं आई, या मैं क्या सोच रहा हूँ वो सोचकर मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। उसको भी नॉन जजमेंटल तरीके से बस इग्नोर करो। आपका काम सोचना नहीं है, आप जो सोच रहे हैं आपका काम है उसे देखना, उसे ऑब्जर्व करना एक तीसरे व्यक्ति के रूप में। और जब आप इतना भी कर पाएंगे ना, एक पल के लिए भी आप कर पाएंगे कि आप अलग हैं और आपके विचार अलग हैं। ये सुनना जितना आसान लग रहा है, करना शायद उससे भी ज़्यादा सहज हो जाएगा जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। बट ये करते 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 आपके अंदर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एनर्जी रिसीव हो रही है, वही एनर्जी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में गुस्सा करने जाएंगे, आपको वही एनर्जी संयम दिलाएगी, वही एनर्जी आपकी सभानता बढ़ाएगी, वही एनर्जी आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाएगी। आपके मुंह तक वो आ चुका होगा शब्द कि मैं अब तो इसको ये बोल ही दूं। बट वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, अगर आपने उसके कनेक्शन की प्रैक्टिस को रेगुलरली फॉलो किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका संयम आपको रोक लेगा। द्रौपदी के साथ वस्त्रहरण होने वाला है, वो कृष्ण को पता था, क्योंकि वो कृष्ण थे। जाने से पहले द्रौपदी जिस भी उस जोन में वो गए, कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ समय पहले ही बोल दिया था कि सखी संयम में रहना। और ये एक वाक्य और उस एक वाक्य के अंदर का एक शब्द, वस्त्रहरण खत्म हो चुका है, द्रौपदी तो तैयार ही थे श्राप देने के लिए। श्राप देने से पहले उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी सभानता उन्हें बताती है कि मेरे सखा ने, मेरे गुरु ने मुझे कहा था संयम में रहना है। क्या उसके अगले दिन उनको ये वाक्य याद नहीं आया होगा? वो वाक्य इस सिचुएशन से पहले भी तो याद आना चाहिए था, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस होती तो। हमें हमारा संयम तब मिलता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मेडिटेशन हमें हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, या हमारी अंदर की कोर वैल्यूज़ के द्वारा, धर्मों के और आध्यात्मिकताओं के सिद्धांतों के साथ मेडिटेशन हमें इतनी सहजता से कनेक्ट कर लेगा कि जाने अनजाने हम ऐसा ही बिहेव करेंगे जो हमारे लिए न्यायपूर्ण है, और भी अच्छे से कहूँ तो लीगल है। लीगल यानी कि नैतिकता से पूर्ण है वो परिस्थिति। तो द्रौपदी चाहते तो श्राप दे सकते थे अपने गुस्से के कारण, पर उन्हें उस परिस्थिति में संयम याद आया, अपने गुरु का, अपने सखा का वो वाक्य याद आया, वो शब्द याद आया। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी द्रौपदी जो तपस्या करते थे, जो साधना करते थे, जो मेडिटेशन करते थे, वो पावर था। जैसे गांधी जी को भी तो चलती हुई ट्रेन से निकाल दिया था। उन्होंने अपने उस गुस्से की ऊर्जा को विकास में, ग्रोथ में, स्वतंत्रता में, परिवर्तन के लिए यूज़ किया। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उस ऊर्जा का दमन भी नहीं किया।
उन्होंने उस ऊर्जा के ऊपर मास्टरी ले ली। और आप किसी भी सफल इंसान से मिलोगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे, चाहे वो हर दिन आंख बंद कर करें, कोई योग या प्राणायाम या ध्यान नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो साइलेंस को, मौन को, क्रिएटिव थिंकिंग को, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की टेक्निक्स के द्वारा, नेचर के करीब रहने के द्वारा, अपने आप के साथ वो मी टाइम बिताने के द्वारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने वो कर रहे होंगे। और ये सारी चीज़ों का जो अंश है वो कहीं ना कहीं ध्यान की शक्ति है, फोकस का पावर है, मेडिटेशन का पावर है। मैम, जैसे हम सभी साल में 1, 2 या 3 बार कहीं घूमने जाते हैं, जिससे हमें जो हमारे हर दिन में जो हम एक लाइफ जी रहे हैं उससे कुछ हमें ब्रेक मिले, कुछ एन्जॉयमेंट मिले। अब जैसे मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम काफ़ी जाने, तो अब ये हुआ कि हम घूमने जहाँ पे जा रहे वो तो जा रहे, बट अब वो जो डेस्टिनेशन होता है ना, वो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे कोई पवित्र भूमि हो, धर्म हो, या फिर हो जंगल हो, ऐसी जगहों पे। और वहाँ पे जाने से जो सुकून मिलता है, अब मेरी फैमिली समझ रही है वो सब, पहले नहीं समझती थी, बट इसके बारे में आप क्या कहोगे कि एक नॉर्मल प्लेस जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं, और एक ऐसा ऐसा डेस्टिनेशन, ऐसी जगह जहाँ पे धर्म जुड़ा है या फिर ये जंगल है, वहाँ के जो वाइब्स है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और क्या हमें और अंदर लेके जाना चाहिए? खूबसूरती चीज़ों में, इंसानों में और जगहों में होती ही है, पर पवित्रता हर चीज़ में आपको नहीं दिखाई देगी। पवित्रता की जो शक्ति है, तपस्या की, साधना की जो शक्ति है, वो शायद आपको खूबसूरत ना लगे, पर उससे ज़्यादा सुकून वाली कोई जगह हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। आप जगह को कितना भी अच्छा बना लो, वो आपकी आँखों को ठंडक देगी। लेकिन अगर किसी तपस्वी ने किसी जगह पर ध्यान किया है, जंगल की जो ऊर्जा है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, यूनिवर्स की खूबसूरत एनर्जी है, उस जगह पर जब हम जाते हैं, नेचुरली ही हम नेचर के करीब जा रहे हैं। आप शॉपिंग मॉल में जाओ, उससे मना नहीं है, शॉपिंग मॉल की खूबसूरती आपकी आंखों को अवश्य ठंडक देगी, पर जंगल की खूबसूरती, चाहे उसमें कांटे भरे भी पेड़ होंगे, धूल मिट्टी भी होगी, कंकर भी होंगे, पत्थर भी होंगे, और वहाँ पर आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरेगी जहाँ पर कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई प्रॉपर रोड्स नहीं है, बट आप जब उस जंगल के जोन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नेचर आपको हीलिंग एनर्जी देता है, जो आपके मन को सुकून देती है, जो आपके दिल को सुकून देती है। और जंगल में भी पर्टिकुलर ऐसे जंगल जहाँ पर किसी ने तपस्या की थी, जहाँ पर किसी ने साधना की थी, पुराने ज़माने में या बहुत सालों पहले कोई था जिसने उस जगह को अपना घर बनाया था, तो ऑटोमेटिकली वो जगह आपको ऐसे वाइब्रेशंस देगी जो आपकी आत्मा को सुकून देगी। सो जगह 3 प्रकार की होती है, एक जो आँखों को सुकून दे, दूसरा जो दिल को सुकून दे यानी मन को सुकून दे, और तीसरा जो हमारी आत्मा को सुकून दे। सो आप अच्छी अच्छी जगह जाइए, और अब आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी जगह ने आपको एंटरटेनमेंट दिया, कौन सी जगह ने आपको वो एन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस दी, और कौन सी जगह ने आपको वो स्पिरिचुअल ब्लिसफुलनेस का एहसास दिया। एक होता है आँखों का सुख, दूसरा होता है मन का सुख, और तीसरा होता है आत्मा का निजानंद। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आत्मा का निजानंद पाना चाहते हैं तो खोजिए ऐसी जगह है अपने आसपास। चाहे आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाइए, क्योंकि हमेशा ट्रैवल करना या अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाना ये काफ़ी नहीं होता। सही जगह, सही लोगों के साथ ट्रैवल करना और सही डेस्टिनेशन पर सही माहौल में जाना वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपनी मन की यादों में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ यात्राएं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है जिसमें हम मन की यादें तो लेकर आते हैं, पर हम अपने अंदर की आत्मा के जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसे एनहेंस करके आते हैं। तो आपको शॉपिंग मॉल में से
कपड़े मिल सकते हैं, खूबसूरत जगह में से आपको आँखों की ठंडक मिल सकती है, बट तपोभूमि में से आपकी आत्मा वो शक्ति लेकर आएगी जो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाएगी, जो आपके डिसिप्लिन में आपको इंस्पायर करेगी कि मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, जो आपके स्वभाव को बदलेगी, आपके संयम को बढ़ाएगी। वो जगह के वाइब्रेशन आपके गोल को अचीव करने के लिए जो भी कम पड़ रहा है वो बस पूरा हो जाए, उसके लिए आपकी मदद करेगी। सो बाहर जाना या घूमना बहुत अच्छी बात है, पर कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो और किसके साथ घूम रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। कभी कभी अपने आप के साथ अकेले घूमना भी उतना ही आवश्यक है, और अपने गुरु के साथ अच्छी प्रॉक्सिमिटी में सेम फ्रीक्वेंसी वाले, हायर फ्रीक्वेंसी में योगदान देने वाले लोगों के साथ घूमना, वो भी एक अच्छी आदत है। मैम, आज के दौर में हम सभी से सुनते हैं पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव जगहों पे जाइए। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर कहे हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी, जिससे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाती है। सो किस तरह से इसमें हम और आगे बढ़े और एक्चुअली इसे किस तरह से और अच्छी तरह से हम समझे कि ये पॉजिटिव वाइब्स है या नेगेटिव वाइब्स है, या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? दो इंसान मिल रहे हैं एक दूसरे से, दोनों में से एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस करने का मतलब भाषा या बर्ताव नहीं है मेरा। इन्फ्लुएंस करने का मतलब है एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी एनर्जी, अपने ऑरा के वाइब्रेशन को पास ऑन करेगा। आप कभी कभी किसी से मिलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अंदर से मोटिवेट और इंस्पायर फील करेंगे। और कभी कभी आपके घर पर भी कोई गेस्ट आकर गए हैं, आपने एक्चुअली कोई फिजिकल एफर्ट नहीं दिए, आप उनके घर पे नहीं गए थे ट्रैवल करके, ट्रैफिक को क्रॉस करके, वो आए थे ट्रैवल करके, ट्रैफिक को क्रॉस करके, और उनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और उलझने जब वो आपसे शेयर करते हैं, वो तो खाली होकर चले गए। आपने अपने अंदर इतना सब कुछ रिसीव कर लिया है कि अब आपको हेडेक हो रहा है। उनके जाने के बाद आप अपने घर वालों को कह रहे हैं यार चाय बनाओ, थोड़ी चाय पीते हैं। चाय पीने की अर्ज क्रिएट हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है मैं नहा लेता हूँ यार, शावर लेता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ना आपने कोई फिजिकल एफर्ट दिए थे, ना आपने कुछ अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया था, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कानों का उपयोग किया था उनकी बातों को सुनने के लिए। बट फिर भी उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, या उन्होंने अपनी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र कर दी, उन्होंने रिलीज़ कर दिया, आपने रिसीव कर लिया। सो हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशन, बहुत ही आसान भाषा में समझे तो या तो हम दुख को बयां करते हैं, या तो हम खुशी को रिसीव करते हैं। दूसरा, हम खुशी को बयां करते हैं और कभी कभी दुख को रिसीव करते हैं। जब हम दुख को रिसीव करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, बट हम दुख को जब रिलीज़ करते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए सेल्फ हीलिंग की जितनी भी सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो हम समंदर के किनारे पर जाकर करते हैं, जंगल में करते हैं, पेड़ को हग करके हम सब जो मेडिटेशन करते हैं, वो सारा का सारा रिलीजिंग टेक्निक्स हैं। वो हमें अंदर से हील करता है। हम कुदरत में कुछ नेगेटिव नहीं डाल रहे हैं, कुदरत से पॉजिटिविटी लेकर अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को, उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमेशा एक चीज़ दूसरी चीज़ को वो वाइब्रेशन पास ऑन करती रहेगी, क्योंकि एनर्जी का सिंपल सा रूल है, ना वो क्रिएट होगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी, वो एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। तो जब आप किसी से मिलते हैं, या तो आप उसे इंस्पायर कर सकते हैं, या तो आप उसे डिप्रेस कर सकते हैं, या वो आपको इंस्पायर कर सकता है या वो आपको डिप्रेस कर सकता है। सो जब भी आपको नेगेटिव वाइब्स फील हो किसी जगह के, किसी इंसान के साथ बात करने के, या किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के, आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ चलती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, और हम जितना समय अपने अपनों के साथ नहीं बिताते, उससे कई गुना ज़्यादा समय हम अपने मोबाइल के साथ बिताते हैं। और हम अनजान हैं ऐसे टूल्स से जो हमारी एनर्जी को इतना ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं, और हम फिर कंप्लेन करते हैं कि हे भगवान तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। और वो ऊपर से शायद हंस रहे होंगे कि मैंने नेचर दिया है तुझे, मैंने मौन की शक्ति दी है तुझे,
मैंने तेरे अंदर वो प्राण दिए हैं, वो चैतन्य दिया है, क्या तूने उसके साथ कभी भी कनेक्शन महसूस किया? हमें बहुत अच्छा लगता है बस स्क्रॉल करते जाना। इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना सब कुछ अवेलेबल है कि हम ब्लाइंड हो चुके हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हर कोई नहीं, बट मेजॉरिटी लोग। और जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं जाने अनजाने में, वो हमें हायर फ्रीक्वेंसी की ओर लेकर जा रहा है या तो लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर लेकर जा रहा है। आप देखो, एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप रेगुलरली ऐसी वेब सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें एक दूसरे का खून हो रहा है, कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं इतना गलत हो रहा है, और वो आप हर बार देख रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो? लोअर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन। और आपकी ज़िंदगी में जब गलत होता है तब आप कुदरत को कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। आपने अपना फोकस कहाँ दिया था? आप एंटरटेनमेंट ही एक्सपीरियंस करना चाहते थे तो आप पॉजिटिव एनर्जी का भी तो एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस कर सकते थे। पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, या सोशल मीडिया नहीं था। लोग जाते थे जंगल, लोग जाते थे पहाड़, लोग जाते थे समंदर या नदी के किनारे, एक्सप्लोर करते थे, एडवेंचर करते थे। आज हम अपने मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। और कुछ सदियों पहले के जो बच्चे थे, वो बच्चे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर यूं छलांग मारते थे मानो उनके अंदर वो मंकी के पावर्स आज भी जिंदा है। सो ये जो सारी चीज़ें हमने अपने आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है नेचर से, डिस्कनेक्ट कर दिया है यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से, और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है अपनी इंसानियत से। इसीलिए हम लोअर फ्रीक्वेंसी या नेगेटिविटी को बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं। हमें बहुत जल्दी आलस आती है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को टाल देते हैं, हम बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर दिन हम लोअर एनर्जी के वाइब्रेशन को ही कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, एंटरटेनमेंट के द्वारा। दो लोग बैठे भी होंगे तो उसके कम्युनिकेशन के अंदर भी किसी तीसरे के बारे में क्रिटिसिज्म ही चल रहा होगा। ज़्यादातर, हर कोई नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई कर रहा है, बट ज़्यादातर ये अगर हो रहा है और जाने अनजाने हो रहा है, तो क्या हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर सकते कि हम हायर पर्पस के साथ, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, खुशी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से अगर हम दूर होना चाहते हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत गलत है, बहुत ख़राब है, दुनिया बिगड़ गई है, नेगेटिविटी है, पर क्या कंप्लेन करने से सॉल्यूशन मिलेगा? या उस रास्ते पर चलने के लिए हमें एफर्ट्स बढ़ाना शुरू करने पड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आता है, क्या कहने से गुस्सा नहीं आएगा? आप जानना शुरू करो कि गुस्से को कम करने के लिए या गुस्सा आपके ऊपर हावी ना हो उसके लिए आप मेडिटेशन कैसे करना शुरू करें, या और किसी रास्ते की कैसे आप उपयोग करें जिससे आप अपनी कंप्लेन को रिजॉल्व कर सकें। हम कंप्लेन करते हैं कि नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है, पर क्या हमने एफर्ट्स लगाए पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए? जितने ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को रिसीव करने के एफर्ट्स लगाएंगे, उतनी ही स्पीड से आपकी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन या कोई भी नेगेटिव एनर्जी उतनी ही स्पीड से कम होती जाएगी। क्योंकि एक साथ दो ऊर्जा कभी नहीं रह पाएगी, या तो ऊर्जा हाई लेवल की होगी या तो लो लेवल की होगी। आप जब बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्या आप उसी समय बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हैं? ऊपर वाले ने हमें जो सिस्टम दिया ना, कभी गौर से बैठकर सोचेंगे ना, अपनी ही इंसानियत को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, इतनी खूबसूरत है हमारी इंसानियत, और ऊपर वाले ने इतनी अद्भुत सिस्टम हमारे अंदर डाली है कि वो सिस्टम के ऊपर भी अगर हम गौर से सोचें तो इतना मज़ा आएगा। कितनी अद्भुत बात है कि जब हम एक भाव को अनुभव कर रहे हैं, तब उसी पल हम दूसरे भाव को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हर पल का एहसास अलग है और हर एहसास के पल अलग हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी की कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा रिसीव करने के एफर्ट्स बढ़ाएं। आप खुश रहना चाहते हैं,
आप सुखी रहना चाहते हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो सिंपल इतना ही कीजिए, एफर्ट्स बढ़ाना शुरू कीजिए जो आपकी इंसानियत को, जो आपके अस्तित्व को ब्रह्मांड के चैतन्य के साथ जोड़े।